नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीलीभीत में 10 वर्षीय मासूम की नृशंस हत्या, गेहूं के खेत में मिला शव, आसपास बिखरे थे बॉडी पार्ट्स। केरल हाईकोर्ट की कार्रवाई की पहली बार यूट्यूब पर हुई लाइव स्ट्रीमिंग, याचिकाकर्ताओं ने किया था अनुरोध। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हुआ खेल, परेशान हो गए मतदान कर्मी। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा का दिल्ली में पार्टी कुल नगर निगम की 200 सीट मिलने का दावा। नजर डालते हैं खबरों के विस्तार से। यूपी के पीलीभीत जनपद में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर गन्ने के खेत में एक 10 वर्षीय मासूम लड़की का शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वारदात की बात स्थानीय पुलिस के पास पहुंची तो जिले के कप्तान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव माधवपुर में शुक्रवार देर शाम अनीश की पुत्री अनम अपने सगे चाचा के साथ मेला देखने के लिए निकली। बाकी के लोग लौट आए लेकिन अनम लापता हो गई। उसके बाद से उनके परिजन उसकी तलाश करते रहे लेकिन कहीं कोई पता नहीं लग पाया। सुबह उसका शव गेहूं के खेत में मिला। बच्ची की नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। उसका पेट कटा था और अन्य बॉडी के पार्ट्स आसपास बिखरे पड़े थे। हत्या की वारदात से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। हत्या के खुलासे के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में जल और स्वच्छता विभाग की ओर से अलग अलग पंचायतों में 3 जल मीनार का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को पानी की सुविधा घर घर तक पहुंचाना है। लेकिन निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार से योजना की शुरुआत में देरी हो रही है। जल मीनारों की निर्माण कार्य का शुभारंभ अलग अलग विधि अवधि में किया गया है। तीनों की कुल लागत 18 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। वहीं कई बार समय सीमा समाप्त होने के बाद इसे सितंबर 2022 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी भी कार्य अधूरा पड़ा है। इससे बड़का गांव पूर्वी कांडतरी एवं तिरमा पंचायत के करीब 33,000 की आबादी लाभान्वित होगी। लेकिन जलापूर्ति शुरू नहीं होने से इलाके के लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे बड़े बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय स्थित बीडीओ आवास के समीप 6 वर्ष पूर्व 2016 में जल मीनार का कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसका काम अब तक पूर्ण नहीं हो सका है। इसके कई काम अधूरे पड़े हैं। कार्य की रफ्तार को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि काम पूरा होने में अभी 2 वर्षों का समय और लगेगा। इस जल मीनार के लगभग 10,000 लोगों को पानी पीने का शुद्ध मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के अपराधियों में खिलाफ योगी सरकार की पुलिस का एनकाउंटर और ऑपरेशन लगातार जारी है। ताजा मामला हरदोई जनपद से जुड़ा है, जहां पुलिस ने रेप और मर्डर के आरोपी को एनकाउंटर में गोली मारने के बाद धर दबोचा। लेकिन घटना का दुखद पहलू ये रहा कि बेटे को एनकाउंटर में गोली लगने की जानकारी जैसे ही पिता को मिली, उसने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। घटना जनपद के मझिला थाना क्षेत्र की है। यहाँ 11 दिन से लापता युवती को रेप के बाद गन्ने के खेत में दफना दिया गया। परिजनों के तहरीर में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के दोनों
आरोपियों की निशानदेही पर युवती के शव को गन्ने के खेत से खुदा कर बाहर निकाला गया। वहीं जब निशानदेही के लिए दोनों आरोपियों को पुलिस घटनास्थल पर ले गई, वहीं इस दौरान एक आरोपी इरफान ने मौका पाकर पुलिस की राइफल छीन कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही बेटी को गोली लगने की सूचना आरोपी इरफान के पिता फारूक को लगी, तो सदमे के चलते आरोपी इरफान के पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। केरल उच्च न्यायालय में लगातार पहली बार यूट्यूब पर अपनी कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग किया है। सबरीमाला और मल्लिकापुरम मंदिरों में मुख्य पुजारी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट विशेष तौर पर बैठा था। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक सतीद टीएल द्वारा किए गए अनुरोध के बाद अदालत ने यह कदम उठाया और विशेष सुनवाई के लिए बैठक की। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजीत कुमार की खंडपीठ की विशेष बैठक को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया। टीएल के विशेष पीआर के साथ यह रीट याचिका दायर जो त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार योग्य पुजारी है, सिवाय इस शर्त के कि आवेदक केरल में पैदा हुए मलयालम ब्राह्मण का होना चाहिए। त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना को याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर चुनौती दी है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत गारंटीकृत और उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पाकिस्तान की टीम मौजूदा समय में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है। सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है। मैच में बल्लेबाजों का प्रदर्शन देखने के बाद ट्रैक को लेकर काफी चर्चा हो रही है। पीसीबी अध्यक्ष रमीश राजा ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी थी, लेकिन इस मैच से पहले कप्तान बाबर आजम का कहना है कि कुछ और ही था। इस बीच एक पत्रकार ने रमीज राजा से सवाल कर दिया, जिससे वो भड़क उठे। वहीं अब पहला मुकाबला पूरी तरह बल्लेबाजों के पक्ष में रहा। मेहमान टीम की तरफ से 4 शतकीय पारी देखने को मिली। वहीं 657 रनों का पीछा करने वाली उतरी पाकिस्तान की टीम ने भी शानदार शुरुआत की। मेजबान टीम की तरफ से कप्तान बाबर आजम सहित अभी तक कुल 3 दशक पे शतक लग चुके हैं। पाकिस्तान के 7 विकेट खोकर 499 रन बना लिए हैं। रमीश राजा ने रावलपिंडी पिच की आलोचना करते हुए कहा था कि वह टेस्ट पिच के बारे एमसीडी चुनाव में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ खेल हो गया। दरअसल अनिल चौधरी का नाम मतदाता सूची में मिला ही नहीं। मतदान कर्मी लगातार ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन जद्दोजहद जारी रही। इस मसले पर अनिल चौधरी ने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग के आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं। अनिल चौधरी के नाम वोटर सूची में नहीं था और डिलीशन सूची में भी नहीं था। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि आधिकारिक बयान के बाद कुछ कहा जा सकता है। हो सकता है कि किसी और बूथ के मतदान सूची में नाम हो। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव में वोटिंग की शुरुआत रविवार यानी आज सुबह 8 बजे से हो चुकी है। दिन पर चढ़ने के साथ ही बूथ पर वोटिंग के लिए लगातार कतारें लंबी होती जा रही। शाम 5:30 बजे तक आज वोटिंग होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शहर के लोगों से अपील की कि वे दिल्ली नगर निगम में एक ईमानदार और बेहतर शासन के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। एक महिला के घर को कथित रूप से बुलडोजर से ढहाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस
कड़ी फटकार लगाई है। मामले में थाना प्रभारी के जवाबी हलफनामे पर विचार करते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि राज्य पुलिस द्वारा कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना घर को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की। कहा, क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन शक्तिशाली आदमी है जो बुलडोजर को लेकर तोड़ दिया उनका मकान? पुलिस किसकी प्रतिनिधित्व करती है? स्टेट या किसी निजी व्यक्ति का? तमाशा बना दिया है। किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। जज ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर भू माफिया के साथ साठगांठ होने का आरोप भी लगाया है। जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि पुलिस को ही पावर दे दिया है भूमि विवाद चिन्हित करने और उनके निष्पादन का। आपकी समस्या है तो थाने पर जाएं, पैसे दें और किसी का भी घर तुड़वा दें। किसी का यानी किसी का सिविल कोर्ट को बंद कर दीजिए। पीड़ित पक्ष के वकील ने अदालत को सूचित किया कि कुछ भूमाफिया भी मामले में शामिल है और ऐसे व्यक्तियों को याचिका में प्रतिवाद नंबर 8 और 12 तक के रूप में शामिल किया जा गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में इन दिनों अपराधी बेखौफ होकर लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीते एक सप्ताह में कई हत्याएं जिले में हो चुकी हैं। वहीं शहर से सटे अहियापुर थाना क्षेत्र अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। अहियापुर थाना क्षेत्र में बीते 24 घंटे में अलग अलग 3 जगहों पर गोलाबारी हुई, जिसमें एक युवती की मौत हो गई। वहीं एक मुखिया पति का हालत गंभीर है, जबकि एक अन्य जगह गोली युवक थाना क्षेत्र में छूकर निकल गई। पहला मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के साहबाजपुर में आर्मी कॉलोनी माई स्थान के निकट अपराधियों ने आतिश कुमार को गोली मारी। बताया गया है कि अपराधी किसी गोविंद नाम के शख्स को मारने आए, लेकिन गोली आतिश को लगी। इसी के गंभीर हालत में निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला अरियापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ गांव का है, जहां मुखिया पति पर बेखौफ अपराधियों ने फायरिंग कर दी। बड़ा जगन्नाथ पंचायत की मुखिया ललिता देवी के पति प्रकाश चंद्र यादव कई राउंड गोलियां चलाई गई, जिससे उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने राजू ठेहट हत्याकांड के 5 शूटर्स को धर दबोचा। पुलिस ने यह कार्रवाई महज 24 घंटे में पूरी कर ली है। इसे राजस्थान पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस से के आला अधिकारी से पूछताछ करने में जुटी। आरोपियों को पकड़ने के लिए वारदात के बाद से ही पूरे राजस्थान में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई। 2 शूटरों को राजस्थान और 3 को हरियाणा से पकड़ा गया। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। दिल्ली में कुल 13,665 बूथ केंद्र बनाए गए हैं। इन बूथों पर सीसीटीवी भी लगाए गए। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक ले जाने के लिए ट्राई साइकिलों का इंतजाम भी किया गया। भाजपा नेता सांसद प्रवेश वर्मा ने पार्टी को 210 सीट दिलाने मिलने पर दावा किया है। वर्मा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी गोवा, उत्तराखंड और यूपी में सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन लोग जानते हैं कि उन्हें झूठ बोलने की आदत। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटरों को मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी है। वहीं चुनाव में सुरक्षा को लेकर मतदान केंद्रों और संवेदनशील स्थानों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। वह विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति विजयवाड़ा पहुंचेंगे और राजभवन जाएंगे। इसके बाद विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में औराकी गांव में राज्य
पुरस्कार के स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के भोज में भी हिस्सा लेने के लिए उपरांत विशाखापट्टनम के लिए उड़ान भरी। सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर मुर्मू विजाग में रामकृष्ण बीच पर नौसेना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। वहां भारतीय नौसेना के कौशल प्रदर्शन की साक्षी बनेंगी और रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रपति कुर्नूल जिले के नेशनल ओपन एयर रेंज और कृष्णा जिले के निमकुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एडवांस्ड नाइट विजन प्रोडक्ट फैक्ट्री का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रीय मुखबिर श्री सत्य साई जिले में NH 342 के गुब्बा पट्टापत्ती खंड को चौड़ा करने की आधारशिला भी रखेंगी। मुर्मू विशाखापट्टनम के अनंतगिरी में नौसेना दिवस समारोह में शामिल होने वाली और बाद में तिरुपति के लिए रवाना होगी। उसके बाद सोमवार को मुर्मू तिरुमाला पर्वत की शिवपाली मंदिर के वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना करने वाली, जहाँ से वे पद्मावती महिला विश्वविद्यालय का दौरा करेंगी और छात्र संकाय सदस्यों, महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं से बातचीत करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को 950 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इस दौरान आज कुल 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी रखेंगे। मुख्यमंत्री शनिवार की शाम को गोरखपुर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के अधिकारियों के साथ बैठक की और गीड़ा क्षेत्र में लैंड बैंक बढ़ाने का निर्देश देते हुए क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ाने पर जोर देने को कहा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह दिग्विजय नाथ सभागार के सामने परिसर में जनता दरबार लगाया और लगभग 200 लोगों की शिकायतों को भी सुना। सुबह से ही फरियादी अपनी शिकायत लेकर जनता दरबार में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनकी फरियाद सुनी और अधीनस्थ अधिकारियों को मामले में निस्तारण करने का आदेश भी दिए हैं। इसके बाद सीएम सुबह 10 बजे MP इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर संरक्षक शामिल हुए। उसके बाद महंत दिग्विजय नाथ पार्क में जिले के पहले 6 लेन फ्लाई ओवर का शिलान्यास करने वाले। ट्रांसपोर्ट नगर में से पैडलगंज तक बनने वाले इस फ्लाई ओवर को प्रस्तावित देवरिया बाईपास 4 लेन से जोड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री करीब 950 करोड़ की 4 विकास परियोजना का शिलान्यास करने वाले, जिसके बाद आगामी निकाय चुनाव को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करें। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें 1.45 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कुल 13,49 उम्मीदवार मैदान में है। मतदाता सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, शाम 5:30 बजे चलेगा। मतगणना 7 दिसंबर को होने वाली है और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 3 बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मतदाताओं की कुल संख्या 1,45,05,358 है, जिसमें से 78,93,418 पुरुष और 66,10,869 महिलाएं और 1,061 ट्रांसजेंडर हैं। परिसीमन के बाद इस साल की शुरुआत में उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों का एकीकरण करके दिल्ली नगर निगम बना दिए। इसके बाद यह चुनाव पहला है। जातिगत भेदभाव हटाने के प्रयास इस तरफ ब्राह्मणों और स्वर्ण वर्ग के खिलाफ नफरत में बदल रहे हैं। इस पर गहरा चिंतन किए जाने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग खुलकर ब्राह्मणों और सवर्णों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनकी कमेंट बॉक्स में समर्थकों की नफरत हिलोरी मार रही। आग अब शैक्षणिक संस्थानों तक जा पहुंची है। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बौद्धिक और कथित क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र माना जाता है, लेकिन कैंपस की जिन दीवारों पर महापुरुषों के उच्च विचार लिखे होने चाहिए, वहां लिखा गया है, ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो। अंचल के बड़े अपराधियों में शुमार प्रीतम लोधी जैसे लोग स्वर्ण समाज पर
आपत्तिजनक टिप्पणी करके सुर्खियों में बने रहते हैं। विघ्न संतोषियों को यह ऊर्जा खुद की दशा बदलने में लगाना चाहिए, क्योंकि नफरती प्रयास सिर्फ समाज का विघटन और बैकफायर ही करेगा। जिन बाबा साहब के ने कानून बनाया है, कानून में वंचितों की दशा सुधारने के लिए आरक्षण दिया, उन्हीं के अनुयायी गैर कानूनी ढंग से आए दिन प्रतिमा विवाद खड़ा कर रहे हैं। अंचल में यह सगल बन चुका है कि शासकीय जमीन हथियाने के लिए उस पर गैर कानूनी ढंग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगा दो। जब कोई बाबा साहेब के लिए बनाए संविधान की बात करे तो उस पर हमला बोल दो। अब तो इसमें जनप्रतिनिधि तक वोट बैंक का खातिर हिस्सा लेने लगे हैं। नौसेना आज देश भर में मनाया जा रहा है। नौसेना दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। एशिया में पहली बार नौसेना दिवस समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम में ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन में नौसैनिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए हर साल यह दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई भेजने के देश का नेतृत्व किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि सभी नौसैनिक कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। भारत में हमें अपने समृद्ध समुद्री इतिहास का गर्व है। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मानवीय भावना। प्रधानमंत्री ने एक ऑडियो संदेश भी पोस्ट किया, जो ट्विटर पर साझा किए गए दृश्यों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर कहा है कि एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि नौसेना दिवस पर सभी नौसेना कर्मियों को बधाई। भारतीय नौसेना त्रुटिहीन समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करके हमारे देश को सुरक्षित करने में सबसे आगे है। राष्ट्र को भारतीय नौसेना की वीरता, साहस, प्रतिबद्धता और व्यावसायिकता पर गर्व है। कांग्रेस, आप देख रहे थे अब तक हमारे साथ बड़ी खबरें। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।